Hello student, my name is Anuj Singh and you are watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss the new topic of the chapter electric charge and electric field, and that topic is electric field at equatorial point of a dipole. Previous lecture के अंदर अपन ने क्या किया था, आगे चलने से पहले रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को. इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, और उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ और फिर आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि वो टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक डायपोल की वजह से. तो उसके अंदर क्या किया था कि एक डायपोल कंसिडर किया, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं. तो ये डिस्टेंस था और आपने इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करी थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, के की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 2kp बाय आर क्यूब, 2kp बाय आर क्यूब थी. और इस केस के अंदर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख लेना इसके अंदर, ठीक है. वो पॉइंट क्या चीज़ था कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाला था इसके ऊपर पी पॉइंट के ऊपर एक्सियल लाइन के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा जो अपन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट. तो दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के ऊपर जो निकाला है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ थी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ थी. तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी. इस बात को नोट कर लेना, ठीक है. अब आते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो एक डायपोल कंसिडर कर लेते हैं. कंसिडर अ डायपोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है, 2L है, और ये इस डायपोल का के सेंटर है. सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा, L होगा, और इस डिस्टेंस को भी कितना लेंगे, L लेंगे, ठीक है. ये चीज़ें पहले भी ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि 2L क्यों लेते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है. अच्छा, इसकी इक्विलेटरल साइड मतलब वो बोल दें आप इसकी इक्वेटोरियल लाइन जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है इस वे के अंदर. इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, और ये इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे है. जैसे अपन ने पहले पी पॉइंट लिया था ना, इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर ही आर डिस्टेंस पे सेंटर से. अब भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे अपन इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर अपन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अपन ने क्या लिया, ये पी पॉइंट कंसिडर कर लिया. अब इस पी पॉइंट पे आपको इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे कितना लग रहा है इन दोनों चार्जेस की वजह से. इन दोनों चार्जेस मीन इस कंप्लीट डायपोल की वजह से इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, ठीक है. तो 1 बाय 1 दोनों को सोल्व करते हैं. तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ डायग्राम के अंदर वैसे वैसे बनाता जाऊँगा. आप डायग्राम का डिस्क्रिप्शन प्लीज़ ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, तभी आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज़ जब डेरिवेशन इसकी आती है तो अगर आप ये डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हो, ओनली मैथमेटिकल पोर्शन लिख आते हो, तो आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो कंप्लीट मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करोगे साथ में, ठीक है. तो फर्स्ट निकालते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे निकालते हैं. तो प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, क्योंकि अवे फ्रॉम द रहेगी ना, अवे फ्रॉम द होता है आउटसाइड में, है ना. तो इस तरफ ये वैल्यू कितनी होगी, E प्लस की जो रहेगी. और कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो कितना होगा E प्लस का, तो आप बोलते हैं KQ बाय आर स्क्वेयर, KQ बाय आर स्क्वेयर. अब R तो अपने को ये वाला पता ही नहीं है, ये वाली साइड पता ही नहीं है, तो अपने को ये पता है कि ये एक ट्रायंगल बन रही है ये वाली, ठीक है. इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको ये बेस पता है, ये बेस कितना है, L है,
परपेंडिकुलर पता है आपको r है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप p ये वाली साइड निकाल सकते हो। तो यहाँ साइड में कर देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये वाली साइड, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पर भी ये वैल्यू पुट होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और क्या होता है नीचे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, के क्यू बाय, हाँ जी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। और इसकी मैंने आपको डायरेक्शन में बता दी इस तरफ, ठीक है। सिमिलरली इस माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, देखो कई बातें ऐसी हैं जो मैं ओरली बोल रहा हूँ, आपने इन सारी चीज़ों को लिखना है कंप्लीट मार्क्स के लिए, ठीक है। एक एक चीज़ को प्रॉपर वे के अंदर मेंशन करते जाना, बहुत बढ़िया वे होता है। आप सिर्फ मैथमेटिकली लिखते जाओगे तो कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं पहले भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जो स्टेप यहाँ पर लिखोगे उसकी कंप्लीट वर्डिंग के अंदर भी उसको लिखा करो। जैसे अभी मैंने बोला, नाउ द सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ये भी लिखो आप, फिर उसको सोल्व करो, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक मेथड होता है बेटे कंप्लीट मार्क्स लेने का, ये भी ठीक है। तो माइनस क्यू की वजह से क्या रहेगा यहाँ पर, तो के क्यू बाय, क्योंकि अब ये माइनस क्यू है तो आप यहाँ पर माइनस भी ले सकते हो, लेकिन किस टाइम, जब आप इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो आप यहाँ पर माइनस क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। जब लेकिन वेक्टर की फॉर्म में, जब मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ओनली एक स्केलर फॉर्म ले रहा हूँ, तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसके लिए, आर स्क्वायर इसका ये होगा, हाँ जी। और इसके लिए भी आर की वैल्यू देखो, ये आर सेम वही है, ऐसे इसमें एल था, ये वाली साइड कितनी है, एल है, ये परपेंडिकुलर आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो ये साइड थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट करोगे और स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप इसको, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वो भी कितना आ जाएगा, के क्यू बाय, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों के अंदर माइनस क्यू की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, प्लस क्यू की वजह से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया। दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे क्यों सेम आया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी दोनों चार्जेस का सेम है और दोनों से वो पॉइंट का डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, नेगेटिव वाले की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इनवर्ड, इस तरफ, इस तरफ। माइनस क्यू की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। तो ये डायरेक्शन बहुत ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अच्छा, अब अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पी पॉइंट पे निकालना है, तो इसको ना मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वे के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट पी है, प्लस क्यू वाला इस तरफ लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस वाला इस तरफ लग रहा है, ई माइनस क्यू की वजह से। तो नेट किस तरफ लगेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। अच्छा, अब एक चीज यहां पर देखो, अगर ये एंगल बना रहा है थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर नेट इस तरफ होगा, इस तरफ। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाला, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल भी थीटा है। ये साइडें दोनों इस ट्रायंगल की सेम है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। इसी चीज को यहां बना रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं E प्लस क्यू को रिजोल्व कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको किया था, जब कोई चीज एंगल बनाती हो थीटा और उसको रिजोल्व करें तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं,
ई प्लस क्यू को रिजोल्व किया तो इसके दो कंपोनेंट बने, बेस के साथ बना, बेस के साथ अगर मैं इसको रिजोल्व कर रहा हूँ प्लस क्यू को, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, बेस के साथ बना ई, मैं सीधा लिख रहा हूँ ई प्लस क्यू कौन सा, कोस थीटा, और इस तरफ उसके परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ई प्लस क्यू का साइन थीटा। परपेंडिकुलर में क्या रहता है, साइन थीटा, बेस के साथ बना कोस थीटा और उसका परपेंडिकुलर साइन थीटा। सिमिलरली व्हेन वी रिजोल्व ई माइनस क्यू, इसको रिजोल्व करेंगे तो ये भी थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा का बेस यही बनेगा, ठीक है। रिजोल्व करेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट, बेस वाला जो कंपोनेंट बनेगा इस तरफ ही, ठीक है, ये कितना होगा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, ई माइनस क्यू कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इस तरह बनेगा ई माइनस क्यू का साइन थीटा, ठीक है। और देखो एक चीज यहां पर कि इसका ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सारी बातें लिखनी है आपको, ठीक है। द एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और E electric field due to positive charge is theta, and similarly the angle between net electric field and electric field due to minus q charge is also theta. When we resolve E plus q, then it have two component, E cos theta along the direction of net electric field and E sin theta is a perpendicular component. Similarly, when we resolve E minus q, it have two component, E minus q sin theta is the perpendicular, ठीक है, component, and E minus q sin theta, sorry cos theta is along the direction of net electric field। इन सारी बातों को लिखने के बाद अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया यहाँ पर, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे इसका, इस तरफ वाले नेट इलेक्ट्रिक, ये दोनों कंपोनेंट तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया इस तरफ, ठीक है। अगर ये सारा कुछ राइट कर लिया तो मैं इरेज कर रहा हूँ, then net electric field at point P कितना आ गया, E net इज इक्वल टू E प्लस क्यू का जो कोस थीटा था प्लस E माइनस क्यू का जो कोस थीटा है, दोनों के कोस कंपोनेंट आ रहे हैं ना इस तरफ, साइन वालों ने तो एक दूसरे को क्या कर दिया था, कैंसल आउट ही कर दिया था। अच्छा अब देखो बेटा E प्लस और E माइनस दोनों की वैल्यू क्या थी, सेम थी, कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से जो निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू की वजह से निकाला था, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा था, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो आप दोनों को सेम इक्वल लिख सकते हैं, और दोनों को इक्वल आप बोल देते हैं E है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड E के इक्वल है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें अपन, तो E नेट किसके इक्वल हो गया, हाँ जी, इसको बोल सकते हैं E कोस थीटा प्लस E कोस थीटा, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया, 2E कोस थीटा, 2E कोस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाना, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो E की वैल्यू कितनी थी, हाँ जी 2, E की वैल्यू आपने देखो बेटे पीछे अपन करके आए हैं इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और साथ में अब है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू आप निकालोगे इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से कोस थीटा की आप वैल्यू निकालो, तो कोस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, सॉरी फॉर्मूला था आपके पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस अपने पास यहाँ पर क्या है एल है, और हाइपोटेनियस अपने पास क्या है आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो आते हैं अब इसके ऊपर आगे,
तो यहाँ तक कर लिया, तो मैं रेज कर रहा हूँ आगे क्या रहेगा टॉपिक। हाँ जी, कई शरारती तत्व में ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। तो ई नेट, समझ ना, मजाक बहुत हो गया अभी, अब समझ लो, 2k क्यू एल बाय, हाँ जी, आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 1 है, और इसको मैं ये लिख सकता हूँ आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 1/2। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो पावर कितनी हो जाएगी नीचे, आर स्क्र प्लस एल स्क्र की पावर 3/2, होल पावर कितनी होगी 3/2। तो अच्छा, इसमें वही एक सीन कि जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था एक्सियल लाइन के अंदर कि एल स्क्वायर जो होता है मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या रह जाएगा अपने पास, ई नेट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये चीज देखो बेटे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2L, और ऊपर क्या चीज बन रही है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, इसको आप क्या लिख सकते हो P, तो ऊपर क्या बन जाएगा KP, समझ गए, मैंने इधर लिख दिया क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L, ठीक है, KP बाय आर, एल स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर ही दिया, तो रह जाएगी आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो पावर हमेशा आपस में क्या होती है, मल्टी, किसी की पावर 2 होगी और मल्टी कर दोगे आप 3/2 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली पावर कितनी रहेगी r³। तो ई नेट की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, KP/r³, KP/r³। तो ये अपने पास फाइनल रिजल्ट आ गया कि P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, KP/r³। और यहाँ से कई बातें क्लियर हुई, यहाँ से क्या बात क्लियर हुई कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसकी वैल्यू कितनी थी, एक्सियल लाइन 2KP/r³, 2KP/r³, और यहाँ पर कितनी है KP/r³। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था एक्सियल के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, वो डबल था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल वाले से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पे आता है उससे डबल होता है एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये पॉइंट एक तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर, ठीक है। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सियल के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही थी, क्योंकि P की डायरेक्शन भी इस तरफ ही थी और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ आया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट थी। और इक्विटोरियल के अंदर हमेशा देखो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहती है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन is always opposite to the direction of electric dipole moment, ठीक है। इसके हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान देना बच्चे, रटना नहीं है किसी चीज को आपने, ठीक है। देखो कैसे, मैं डायपोल 2 ले सकता हूँ, जरूरी नहीं है मैं माइनस इस तरफ ले रहा हूँ प्लस इस तरफ ले रहा हूँ, आप कहीं भी माइनस प्लस ले सकते हो। आप प्लस इस तरफ लेते, माइनस इस तरफ लेते, ठीक है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, इक्विटोरियल के ऊपर ये पॉइंट P लिया हुआ है आपने, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरफ लगेगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ लगेगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो अब भी देखो किस केस में है, इस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, समझना है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर लेके आना है। ठीक है, डायग्राम आप माइनस प्लस किस तरफ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है इस तरफ ही लेने हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो। उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस तरफ, डायपोल मोमेंट इस तरफ, तो ये हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये था एक्सियल लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं एक जनरल पॉइंट के ऊपर। जनरल पॉइंट मतलब कहीं भी अपने दो पॉइंट किए यहाँ पर, एक तो एक्सियल लाइन के ऊपर और एक इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। मान लो अब कहीं भी इन दोनों के अलावा कहीं भी पॉइंट पड़ा हुआ है, उस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक डायपोल की वजह से कितनी होगी वो निकालते हैं। तो ये राइट कर लीजिए और फिर हेडिंग बनाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। हाँ जी, क्या हेडिंग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे आपको निकालनी है, जनरल पॉइंट पे, तो कितनी होगी। ठीक है, तो एक डायपोल कंसिडर करते हैं। ये एक डायपोल है अपने पास, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l, ये मिड पॉइंट है इसका O। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट से एक ये पॉइंट पड़ा है P पॉइंट, जो R डिस्टेंस पे P पॉइंट है, R डिस्टेंस, ना तो अब ये एक्सियल के ऊपर है ना ही ये इक्वेटोरियल के ऊपर है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल की वजह से। अच्छा, अब इस डायपोल के अंदर सारी कहानी समझना चलेगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो अब ये जो लाइन है, ये इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो आप बोल देते हैं इसको थीटा एंगल बना रही है। जो ये लाइन है, ये लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ एंगल कितने का बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिजोल्व करोगे, ध्यान देना इस बात का, इन सारी बातों को लिखना है। अब सारी कहानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की है। ठीक है, आपने किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस लाइन के साथ थीटा एंगल अगर बना रही है, तो जब इस P को रिजोल्व करोगे आप दो कंपोनेंट के अंदर, तो इस तरफ बेस है, ठीक है, इस तरफ कंपोनेंट कौन सा बनेगा, P cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर इस तरफ बनेगा क्या, P sin थीटा। समझ गए, P को रिजोल्व किया अपने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिजोल्व किया, तो इसके दो कंपोनेंट बने, इस तरफ बना बेस के साथ P cos थीटा और उसका परपेंडिकुलर बना P sin थीटा। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक मूवमेंट की, डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। अगर ये डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ जा रहा है, तो मतलब ये कहीं पीछे से इस तरफ जो चार्ज होगा वो माइनस पड़ा होगा, चार्ज माइनस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। समझ गए, हाँ जी। और ये वाला इस तरफ बना P, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, तो सपोज कर लेते हैं ये भी इधर से कहीं से आ रहा है, इधर भी कोई नेगेटिव चार्ज पड़ा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस तरफ बन रही है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो मतलब इधर कोई नेगेटिव होगा, नेगेटिव से वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। समझ आई ये बात, इधर ये इस तरफ जा रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब ये कहीं से नेगेटिव इधर पड़ा होगा, कहीं ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझ में आई ये बात। अब देखो बेटे, तो अपने पास यहाँ पर दो डायपोल बन गए। सपोज कर लेते हैं एक डायपोल ये वाला है, ये वाला डायपोल को नंबर दे देते हैं 1, और एक ये जो डायपोल बन रहा है इसको दे देते हैं 2। अब कहानी समझो, यहाँ पर दो डायपोल अपने पास बन गए। यहाँ पर एक डायपोल के लिए अगर मैं डायपोल 1 की बात करूं, ये मेरे पास एक डायपोल 1 बन गया, इस डायपोल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस डायपोल के ये पॉइंट जो है उसके इक्वेटोरियल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस कहानी सारी को भूल जाओ,
इस डायपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब और इस सेकंड डायपोल के लिए, इस सेकंड डायपोल के लिए ये जो पॉइंट है उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर है। फिर से इस डायपोल के लिए, डायपोल 1 के लिए जो P पॉइंट है उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, उसके परपेंडिकुलर है बिल्कुल। और इस डायपोल के लिए P पॉइंट उसकी एक्सिस के ऊपर ही है, एक्सियल लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर होगी। अब अपने को दो डायपोल की वजह से आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डायपोल, फॉर्मूला क्या रहता है, E1 बोल देता हूं इसको मैं। E1 कितना होगा, फर्स्ट डायपोल के लिए ये पॉइंट है तो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाँ जी कितना होगा, KP बाय, हाँ जी इक्वेटोरियल वाला अभी डेरिवेशन करी है, क्या था, KP बाय R क्यूब, KP। अब P कौन सा, P वहां पर होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और इक्वेटोरियल के लिए, इसके लिए आप बात कर रहे हैं अभी इसकी 1 की, इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कौन सा है, P साइन थीटा। P अकेला P नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या चीज है, P साइन थीटा। तो आप यहां पर क्या लिखो, KP साइन थीटा बाय R क्यूब, KP बाय R क्यूब होता है तो KP की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा बाय R क्यूब, क्योंकि ये डिस्टेंस उससे कितना है, R है, R क्यूब, KP बाय R क्यूब, ठीक है। और इसकी अब डायरेक्शन किस तरफ होगी, इक्वेटोरियल के लिए हमेशा डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये पॉइंट मैंने अभी आपको बताया है। अगर इस डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, उसके अपोजिट होगी, इस P पॉइंट पे उसके अपोजिट होगी। ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली इस P पॉइंट पे सेकंड डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, K, हाँ जी सेकंड डायपोल ये उसकी एक्सियल लाइन के ऊपर ही है, और इसका डायपोल मूवमेंट कितना है, P cos थीटा, तो KP cos थीटा बाय R क्यूब। और ये क्या होता है, डबल होता है, एक्सियल लाइन है ना, तो इसका फॉर्मूला कितना है, 2KP बाय R क्यूब था एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो 2KP cos थीटा बाय R क्यूब, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 2। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है, क्योंकि ये एक्सिस वाला है और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगी, इस तरफ ही। तो E2 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है। अब इस चीज को मैं थोड़ा यहां बना रहा हूं कि एक तो अपन ने डायरेक्शन निकाल दी इस तरफ E1 की, एक डायरेक्शन अपन ने निकाल दी इस तरफ E2 की, तो नेट किस तरफ होगा, इस तरफ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा वेक्टर की फॉर्म के अंदर चलूं तो +1 के अंदर आपको ये वेक्टर समझाए थे मैंने, इसको अगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लूं इस वे के अंदर, इसको मान लो ये अपना E2 वेक्टर है, ये E1 वेक्टर है, E2 को मैंने इस वे के अंदर ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरा रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या था, अपने को रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर इसकी डायरेक्शन के ऊपर भी आप बात करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का E का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाँ जी रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता था, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, E1 E2 cos थीटा, ठीक है। अच्छा अब थीटा क्या है, E1 और E2 के बीच में, यहां पर ध्यान दो, E1 और E2 के बीच में ये एंगल 90 का है, ये एंगल कितना है 90 का है, तो यहाँ पर cos 90 की वैल्यू पुट करोगे, cos 90 कितना हो जाता है 0, तो ये वाला सारा कॉन्सेप्ट अपने पास, ये टर्म सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे ये 0 हुई तो अपने पास ओनली क्या रह जाएगा, E इज इक्वल टू रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस
E2 स्क्वायर, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन E1 एंड E2, ठीक है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। सो ये वाली जो टर्म है ये सारी क्या हो जाएगी 0। यहाँ वैल्यू पुट करोगे 90 तो ये cos 90 0, तो ये सारी टर्म क्या होगी 0। ओनली क्या रहेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। इतना राइट करो बेटे। इसके बाद मैं रेज कर रहा हूँ ऊपर से, ठीक है। तो आगे करते हैं। तो E इज इक्वल टू, हाँ जी, रूट ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, E1 की वैल्यू कितनी थी बेटे E1 की वैल्यू, E1 कौन सा था, ये वाली वैल्यू थी। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, हाँ जी, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, यही थी भी, KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। बता देना कहीं इधर उधर हो रहा हो तो। E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू ये थी, और इस तरफ वाला कंपोनेंट 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है, यही थी, ठीक है, 2KP cos थीटा बाय आर क्यूब। और इन दोनों का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर इनका भी यहाँ पर होगा, इसका स्क्वायर, और इधर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे देखो अब, तो जब आप इधर इसका स्क्वायर करोगे तो K स्क्वायर P स्क्वायर, K स्क्वायर P स्क्वायर, तो K स्क्वायर P स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या रह जाएगा, KP रह जाएगा। हाँ जी, कहो तो इसको डिटेल में करवा देता हूँ, या समझ आ गया। क्योंकि इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे K स्क्वायर P स्क्वायर साइंस, चलो इधर साइड में कर देते हैं अपन, तो बैठे हैं कि मेडिकल वाले यहाँ बेचारे। तो K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर क्यूब का क्या हो गया स्क्वायर है ना। इधर भी प्लस के 2 का 4 हो जाएगा, 4K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, K स्क्वायर P स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो कॉमन क्या आ जाएगा K स्क्वायर P स्क्वायर, और स्क्वायर से उनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बाहर क्या आएगा ओनली KP। नीचे आर क्यूब का स्क्वायर, ये भी कॉमन आएगा दोनों में, तो क्यूब का स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो बाहर क्या आएगा ओनली आर क्यूब आएगा, ठीक है। तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट में रह जाएगा एक तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ये टर्म रह जाएगी अंदर, ठीक है। अच्छा अब 4 cos स्क्वायर थीटा का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसको आप इस वे के अंदर लिख सकते हैं KP बाय आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी बन रही है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो अपने पास क्या बन गया फाइनली, हाँ जी, तो फाइनली क्या बन गया E इज इक्वल टू KP बाय आर क्यूब। हाँ जी, ये तो सारा क्या हो गया 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस P पॉइंट के ऊपर। अच्छा, ये जो अपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ये उसका क्या आया, मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे निकला, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ठीक है। तो इसके अगर आप मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ यहाँ पर, अगर ये एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, इसको नाम देते हैं अल्फा, तो tan अल्फा किसके इक्वल होगा, नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज tan अल्फा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर, हाँ जी, ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस तरफ E2 था, और बेस की तरफ कौन सा है, हाँ जी, ये अगर अल्फा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा, ये वाला,
और बेस हो गया ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सा है, इस तरफ, सॉरी E1 है, और बेस की तरफ क्या हो जाएगा E2, तो ये क्या आ जाएगा E1 बाय E2। तो ये tan अल्फा की वैल्यू निकल जाती है अपने पास E1 वेक्टर बाय E2 वेक्टर। तो इस वे के अंदर आप इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली यहाँ पर, ये जो जनरल फॉर्मूला आया है इसके आप अगर आप दो स्पेशल केस बना लें। स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस कौन से, नंबर 1, अगर ये एंगल थीटा, देखो ये एंगल थीटा था, इसको अगर मैं कम करता जाऊं, ऐसे कम करता जाऊं, 0 कर दूं इस वे के साथ, ठीक है। तो थीटा अगर मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, तो यहाँ पे 0 आउटपुट करो, कितना हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। cos 0 1 हो गया, तो 1 होते ही ये वैल्यू कितनी होगी, 1 + 3 हो गया। 1 + 3 का मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो बाहर कितना है kp/r³। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 kp/r³, जो किसके ऊपर थी, एक्सियल लाइन के ऊपर, ठीक है। समझ में आया, थीटा 0, तो ये अपने डायपोल लिया था, ऐसे 0 हो गया, तो मतलब ये वैल्यू किसके ऊपर आ गई, एक्सियल लाइन के ऊपर आ गई, तो 2 kp/r³। दिस रिलेशन शोज दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। ऐसी विधि में इस थीटा को, ऐसे थीटा को बढ़ाता हुआ ऐसे ले गया, यहाँ ले आया P पॉइंट को, थीटा को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना कर दिया थीटा को, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कर दिया। तो यहाँ पर 90 पुट करूँगा, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 होते ही ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, तो क्या वैल्यू रह जाएगी, ओनली kp/r³। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, kp/r³। तो नेट जो ये निकल गया, ये रिजल्ट किसका आता था, इक्वेटोरियल लाइन का। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आएंगे इन दोनों से रिलेटेड बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच।